नमस्कार स्टूडेंट्स। मैनेजमेंट की दूसरी वीडियो है जो शैक्षिक प्रबंधन के अवधारणा और कार्य हो गए थे। अब सिद्धांत चलते हैं। स्टूडेंट्स, मैं ये क्लास स्कूल लेक्चरर भर्ती 2023 के लिए प्रिपेयर करवा रही हूँ। आपको वीडियो अच्छा लगे तो फीडबैक ज़रूर दें। कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, मुझे रेगुलर रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दें अपना। ओके, आप अपना पॉजिटिव नेगेटिव कैसा भी फीडबैक हो मुझे ज़रूर दें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। पॉजिटिव फीडबैक होगा तो मुझे और मतलब अच्छा लगेगा, और नेगेटिव है तो मुझे इससे अच्छा करने का और भी मतलब वो होगा कि मैं इससे अच्छा कर सकूं। तो पूरा देखिए वीडियो, बहुत ही अच्छा बनाया मैंने। हैंड राइटिंग नोट से बहुत शानदार तरीके से बनाया है। शैक्षिक प्रबंधन के सिद्धांत। वैसे शैक्षिक प्रबंधन के सिद्धांत है ना, ऐसे देखें तो बहुत सारे हैं, लेकिन मेन इम्पोर्टेंट मैंने किए हैं, करवाए हैं, और बाकी जो कुछ ऐसे हैं जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है तो मैंने ऐसे ही थोड़े लिख लिए। तो आप है ना इसको पूरा देखिए, है ना। प्राचीन विचारधारा नहीं, वो पहले क्या था कि लोग है ना मतलब एक मतलब लोग है ना जो कार्य करते थे ना, जैसे मशीनों में। मैनेजमेंट का तो अर्थ आपको पता ही है कि शैक्षिक प्रबंधन का अर्थ क्या है। कोऑपरेटिव रूप से कार्य करना। टेलर की अलग परिभाषा पढ़ी थी, उर्वी की अलग पढ़ी, लुथर गुल्ली की अलग पढ़ी, हेनरी फेयल की अलग पढ़ी हम लोगों ने, और फिर इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका की अलग तरह से पढ़ी थी हम लोगों ने। तो सबके अपने अपने व्यूज़ थे, उसमें विचार थे, है ना। तो अब है ना प्राचीन विचारधारा उसी तरह से है। तो प्राचीन विचारधारा क्या मानती हैं कि भाई है ना वो जो कर्मचारी है ना उनको एक मशीन ही मानती। उनका मतलब व्यवहारिक तौर पर नहीं देखते कि उसका भरपाई किस तरह से, उनको क्या कमी है, किस तरह से प्रैक्टिकली रूप में नहीं देखते थे। तो वो प्राचीन विचारधारा है। फिर उनको सुधारने के लिए और अलग विचारधारा है, वो मानवीय सुधार है, मानव संबंधी। तो वो अल्टन मेयो लेकर आया। फिर तीसरी विचारधारा व्यवहारवादी, यानी व्यवहारवादी विचारधारा है। फिर व्यवस्थावादी विचारधारा है। इस तरह से ये विचारधाराएं अलग अलग अपना मतलब वो रखती है। तो प्राचीन विचारधारा में कौन कौन है? प्राचीन विचारधारा में वैज्ञानिक प्रबंधन, जिसमें टेलर का है। वैज्ञानिक प्रबंधन का सिद्धांत जो टेलर का है। प्रशासनिक प्रक्रिया की विचारधारा हेनरी फ्योल की है, और क्लासिकल प्रबंधन है जो लुथर गुलिक, उर्विक और मुने का है। ये तीनों विचारधाराएं, ये विचारधारा ही इम्पोर्टेंट है, और इसमें से ही क्वेश्चन बनते हैं हमेशा। पूछ सके वैज्ञानिक प्रबंधन किसका? टेलर का है। प्रशासनिक प्रक्रिया किसकी? हेनरी फ्योल की है। और फिर क्लासिकल प्रबंधन का सिद्धांत विचारधारा लुथर गुलिक, उर्विक, मुने की। POCC पोस्ट को ये सिद्धांत पूछे जाते हैं। फिर सेकंड नंबर मानवीय संबंधी विचारधारा जो एल्टन मेयो की है। एल्टन मेयो का सिद्धांत भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इनके विरोध में आया था। फिर व्यवहारवादी है। व्यवहारवादी में भी मेरी पार्कर फोलेट, चेस्टर बर्नार्ड और क्रिश और गेरिस। ठीक है, चेस्टर बर्नार्ड इसमें इंपॉर्टेंट है। वैसे मेरी पार्कर फोलेट भी है, नेट में मेरी पार्कर फोलेट का क्वेश्चन भी बनता है, लेकिन चेस्टर बर्नार्ड का सबसे ज़्यादा बनता है। इसमें 3 उसकी प्रक्रियाएं हैं, वो पूछते हैं। ये उन्होंने उनका व्यूज़ पूछते हैं कि इन्होंने क्या क्या दिए हैं, क्या नहीं दिए हैं। और चेस्टर बर्नार्ड ने ना वो औपचारिक संगठन के 3 तत्व बताए थे। ये हमेशा पूछा जाता है। 3 तत्व में सामान्य उद्देश्य, योगदान की इच्छा, है ना, और तीसरा बताया था संचार। तो ये तीनों ही बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इस तीनों में ये यहाँ स्टूडेंट्स, ये मेरा पढ़ाने का उद्देश्य ये नहीं कि सिर्फ पढ़ाना है। क्वेश्चन कहाँ से पुटअप होगा और कैसे पुटअप होगा वो भी बताना है। तो आप ये पूरा लगातार वीडियो देखिए और एनालिसिस करें कि कैसा पढ़ा है, और फिर फीडबैक भी वापस मुझे दें। अब है प्राचीन विचारधारा। प्राचीन विचारधारा मैंने आपको समझाया था कि प्राचीन विचारधारा संगठन को क्या मानती है? एक सिर्फ मशीन या पुर्जा मानती है ना। कार्मिकों को एक मशीन का पुर्जा मानते हैं, है ना। यानी उनके अनुसार कार्मिक एक आर्थिक मनुष्य होता है। उसे लाभ का प्रलोभन देकर, दंड का भय दिखाकर, या तो या कहेंगे कि एक्स्ट्रा आपको पैसे दे देंगे, या फिर दंड का भय दिखाकर कार्य करवाया जाता है। दंड का भय तो आपने फिल्मों में देखा होगा, दक्षिण भारत की फिल्मों में सबसे ज़्यादा दिखाया जाता है, आप देखते होंगे तो, है ना। तो दंड का भय दिखाकर कार्य करवाया जाता है कि संपूर्ण संगठन को औपचारिक ढांचे पर होता है।
और संगठन में कोई भी किसी भी समस्या में किसी कमी के कारण उत्पन्न होती है तो उसे संगठनों से ही दूर करवाया जाता है, ना कि कोई अलग टेक्निक निकाल के किया जाता है। ठीक है, इसमें सबसे प्राचीन विचारधारा में सबसे पहले है वैज्ञानिक प्रबंधन का सिद्धांत। वैज्ञानिक प्रबंधन का सिद्धांत, वैज्ञानिक प्रबंधन का अर्थ क्या होता है? सबसे पहले ये आप सोचेंगे वैज्ञानिक प्रबंधन का अर्थ वो अलग ही होगा, लेकिन इसमें कुछ अलग है। निश्चित उद्देश्यों, निश्चित सिद्धांतों और नियमों के आधार पर प्रबंधन का संचालन करना वैज्ञानिक प्रबंधन है। यानी निश्चित सिद्धांत होते हैं, उसमें नियम भी होते हैं। नहीं करते हैं अपन लोग, जो कोई भी अपन डेटा बनाते हैं, जैसे कलेक्शन किया, फिर एनालिसिस किया, फिर उसका फीडबैक लिया, फिर अपने प्रकल्पना बनाई, फिर उसका लेखा जोखा किया और सबसे लास्ट में मूल्यांकन किया। तो ये सब है ना निश्चित सिद्धांत होते हैं। शैक्षिक उद्देश्य में आप पढ़ेंगे, आपके फर्स्ट ग्रेड में साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी में शैक्षिक उद्देश्य में इस एक से टेक्निकल रूप में वर्ड आते हैं, तो वो सीक्वेंस से चलते हैं। उसी तरह से वैज्ञानिक प्रबंधन का सिद्धांत भी निश्चित उद्देश्य और नियम के आधार पर प्रबंधन का संचालन करना वैज्ञानिक प्रबंधन है। वैसे वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक किससे माना जाता है? F.W. टेलर को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेलर का क्वेश्चन हमेशा आता है कि वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक कौन है? F.W. टेलर, यानी फेडरिक विंसलो टेलर। कभी कभी पूछ ले कि F.W. टेलर का फुल फॉर्म क्या है, तो फेडरिक विंसलो टेलर। मैंने इसीलिए ऐड किया है आपको बताने के लिए, क्योंकि इसमें कभी कभार ऐसे क्वेश्चंस भी निकलते हैं। अब ये तो हो गया कि भाई जनक तो अपन को पता है, लेकिन कभी कभी ये क्वेश्चन होता है कि वैज्ञानिक प्रबंधन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो ये है लुई डी ब्रांडीज, 1910 में किया था। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ब्रांडीज का भी क्वेश्चन आता है और टेलर से भी रिलेटेड। अब स्टूडेंट्स वहाँ पे फंस जाता है, और शब्द का प्रयोग किसने किया? शब्द का प्रयोग शायद टेलर ही करता होगा, ब्रांडीज कहाँ से आ गया? तो यह लुई डी ब्रांडीज। ठीक है, टेलर क्या बोलते हैं? टेलर कहते हैं कि यह जानने की कला है। मतलब टेलर कहता है कि वैज्ञानिक प्रबंधन जानने की कला है कि तुम व्यक्तियों से संगठन में क्या कराना चाहते हो, तथा यह देखना है कि सबसे उचित व सस्ते ढंग से कार्य कैसे करते हो। ये वैज्ञानिक प्रबंधन कहलाता है। मतलब ये टेलर का कहना है कि संगठन में आप है ना अपने क्या चाहते हो, व्यक्तियों से काम करवाना कैसे चाहते हो, वही है, वही वैज्ञानिक ढंग है, वो भी वैज्ञानिक प्रबंधन कहलाता है। आगे उन्होंने कहा है वैज्ञानिक प्रबंधन की विशेषता। अब है वैज्ञानिक प्रबंधन की विशेषता। विशेषता भी बड़ी इंपॉर्टेंट है जो हमें देखनी है। वैज्ञानिक प्रबंधन की विशेषताएं, तो वैज्ञानिक प्रबंधन एक नियोजित एवं निश्चित योजना होती है। इसमें पूर्व नियोजित योजना होती है, बनाते हैं पहले नियोजन करना होता है, निश्चित समय वगैरह सब इसमें होता है। घटनाओं, परिस्थितियों आदि के विषय में तथ्यों का एकत्रित करना और उनका अवलोकन करना तथा विश्लेषण करके उनका विश्लेषण प्रयोग करके सिद्धांत बनाना और सिद्धांत को व्यवहार में परिणित करना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, ये क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। संसाधनों के अधिकतम उपयोग पर जोर देता है। संसाधन मानवीय संसाधन और भौतिक संसाधन दोनों होते हैं। कच्चा माल है, मानवीय भौतिक संसाधनों का योजनाबद्ध तरीके से आवंटन करना, जिसे समन्वय में नियंत्रण द्वारा कुशलता में वृद्धि हो, ये है इसका इम्पोर्टेंट। और श्रमिकों को उसकी योग्यता के अनुसार कार्य देना, ये भी अच्छा है। श्रम विभाजन, कार्य विशिष्टीकरण का सिद्धांत का पालन करना, कर्मचारियों के अधिकार तथा उत्तरदायित्व की सीमा का निर्धारण करना, बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें कर्मचारियों के अधिकार तथा उत्तरदायित्व की सीमा, उनके अधिकार क्या है और उत्तरदायित्व भी क्या है, ये भी उनकी सीमा होती है, निश्चित सीमा होती है, इसके बाहर आप कार्य नहीं कर सकते हैं। टेलर की वैज्ञानिक परिकल्पना 3 प्रकार की थी। टेलर ने 3 प्रकार की वैज्ञानिक प्रबंधन की परिकल्पना बताई थी। एक तो कार्य करने के वैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग करो। फिर कार्मिक भाई अच्छा है जो किसी भी प्रकार का पहल ना करें। वो बोलता है कि कार्मिक वो ही अच्छा है जो किसी भी प्रकार का पहल ना करे, बल्कि जो भी आदेश बनाए गए ना उनका पालन करें। यदि व्यक्ति को अधिक वेतन दिया जाए तो वह अधिक कार्य करेगा। यानी इन्होंने वो बात कर दी
इन्होंने कि वो बात कर दी कि कर्मचारी है ना सिर्फ इंट्रोड्यूस का पालन करे, जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उनका ही पालन करे, आदेशों का पालन करे। एक आदमी है उसका आदेश है और ये कर्मचारी है तो वो उनका पालन करे, वो पहल नहीं करेगा ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए ना, ऐसा होना चाहिए। जबकि आज के समय में जो आप पढ़ेंगे ना आगे हार्टोन का सिद्धांत आएगा, अल्टन मेयो वाला वो सब, तो उसमें है ना वर्तमान के दौर में ये चीज़ें नहीं है, बल्कि वर्तमान के दौर में ये है कि श्रमिक को क्या कमी है, किस चीज़ की कमी है, क्योंकि काम तो वही करता है तो कमी तो उससे ही अनुभव होगी, ना कि इंस्ट्रक्शन जो दिए गए हैं वो। तो इस तरह से आज के जो वर्तमान दौर में प्रबंधन में मैनेजमेंट में देखें ना तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कार्मिक। कार्मिक की क्या मतलब कमियां हैं, कार्मिक क्या चाहता है, उत्पादन क्यों नहीं हो रहा है, किस कारण से नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ें आज वैज्ञानिक प्रबंधन में, आधुनिक प्रबंधन में मायने रखती हैं। टेलर द्वारा विकसित वैज्ञानिक प्रबंधन के तकनीकें, इन्होंने ना 4 टेक्नोलॉजी बताई है टेलर ने। पहली है कार्यात्मक फोरमैनशिप। कार्यात्मक फोरमैनशिप में टेलर ने बताया है, जिसमें फोरमैन है ना, फोरमैन बताया है, उन्होंने 4 तो बताए नियोजन इंचार्ज और 4 बताए हैं उत्पादन इंचार्ज। इन्होंने कार्यात्मक फ्लोशिप में कुल 8 बताए हैं। एग्जाम हॉल में आ सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं, इसमें वो नहीं है। तो 4 बताए हैं इन्होंने नियोजन वाले, और 4 बताए इन्होंने उत्पादन वाले कि उत्पादन में क्या क्या होते हैं। नियोजन में इन्होंने क्या क्या बताया है ये बताती हूँ मैं आपको, ये 4 बताए। तो नियोजन में उन्हें सबसे पहले बताया था समय एवं लागत लिपिक, टाइम एंड स्पीड क्लर्क। सबसे पहले बताया इन्होंने टाइम एंड स्पीड क्लर्क, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन तो भी मैं बता देती हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा डीप नहीं पूछा जाता है। फिर है निर्देश कार्ड लिपिक, निर्देश कार्ड लिपिक हो गया। फिर है कार्यात्मक लिपिक, यानी जो रोट होता है ना क्लर्क, वो जो कार्य करते हैं वो है। और सबसे लास्ट में होता है अनुशासन। इन्होंने कार्यात्मक में नियोजन में 4 चीज़ें बताई है, समय लागत लिपिक, निर्देशन कार्ड, कार्य लिपिक, अनुशासन, 4 चीज़ें। जबकि उत्पादन में इन्होंने बताया है जो गैंग बॉस होता है ना, टोली नायक जो वो, एक है स्पीड बॉस, स्पीड और गतिक नायक वो, और दूसरा है रिपेयर बॉस जो रिपेयर वगैरह करता है वो, और चौथा है निरीक्षण नहीं इंस्पेक्टर। तो 4 इन्होंने उत्पादन बढ़ाने में सबसे ज़्यादा योगदान कौन देता है? एक तो टोली नायक लीडर होता है, टोलियों का वो होता है, एक लीडर होता है काम वाला स्पीड वाला लीडर होता है वो होता है, और एक होता है रिपेयर वाला जो रिपेयर करता है, एक इंस्ट्रक्शंस देता है, निरीक्षण करता है, निरीक्षक होता है। तो उत्पादन में 4 प्रकार का बताया है। अब इसके आगे कार्यात्मक फोरमैनशिप के आगे समय गति तथा थकान का अध्ययन, यानी समय गति, कितना समय लगता है उत्पादन करने में उसका अध्ययन, गति कितनी होती है उसका अध्ययन, थकान का अध्ययन, यानी मतलब काम में होने वाली थकान का अध्ययन, विश्राम का समय निर्धारित करना वो है। ये है इसका सेकंड पॉइंट। तीसरा पॉइंट है विभेदात्मक मजदूरी दर प्रणाली। विभेद मैंने डिफरेंटियल, यहाँ पे विभेदात्मक लिख दिया मैंने तो मिस्टेक है यहाँ पे विभेदात्मक। तो विभेदात्मक मजदूरी दर प्रणाली, इसके अंतर्गत क्या होता है कि श्रमिक को ना अधिक मजदूरी प्राप्त होने की आशा होती है कि वो अधिक लगन, उत्साह, रुचि, प्रेरणा से कार्य करते हैं। टेलर ने कार्य कुशलता के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी देने की बात की, और टेलर ने विभेदात्मक एवं प्रेरणात्मक मजदूरी दर प्रणाली अपनाने पर जोर दिया। विभेदात्मक को डिवाइड कर लिया, कौन सा अच्छा कर रहा है, कौन सा कर नहीं रहा है, जो नहीं कर रहा है उसे प्रेरणा भी देना, ये है। और चौथा है अपवाद का सिद्धांत। अपवाद का सिद्धांत भी आपको बताइए अपवाद क्या चीज़ होती है। तो क्या होता है कि कुछ ऐसे मतलब होते हैं उच्च प्रबंधन पर पहुंचना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं, तो वो क्या है कुछ ऐसे उच्च प्रबंधों तक पहुंचना चाहिए, अर्थात अधिकांश मामलों का निपटारा अधीनस्थों द्वारा कर, ताकि प्रबंधकों का मूल्यवान समय संगठन की महत्वपूर्ण गतिविधियों में काम आ सके। ये अपवाद का सिद्धांत है। अब एक है मौन क्रांति या मानसिक क्रांति, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। टेलर क्या था कि
अमेरिका की एक कंपनी थी, उसमें काम करता था। ओप्पो मिडबेल नाम की एक कंपनी थी, उसमें अमेरिका में काम करता था कंपनी में। तो वहीं से ही ये ना इसका मैनेजमेंट का सबसे पहला सिद्धांत इसने वैज्ञानिक यही वहीं से दिया इन्होंने। वो एनालिसिस करता है, मतलब बहुत सारे ग्रुप में भी रखता है, फिर उसका एनालिसिस करता है। तो इस वजह से ये सिद्धांत बाहर आया था। अगर टेलर नहीं होता ना तो ये सिद्धांत बाहर आता ही नहीं। इस वजह से टेलर को सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। तो वो जिस कंपनी में काम करता था ना, तो उसमें कर्मचारियों के कार्मिकों के जो परंपरागत दृष्टिकोण थे उसमें परिवर्तन लाया, उसकी मानसिकताओं में परिवर्तन लेके आया। तो इस परिवर्तन को वो क्या क्रांति का नाम देते हैं, मानसिक क्रांति। और ये मानसिक क्रांति या मौन क्रांति भी कहते हैं। यानी उसके दिमाग को परिवर्तन किया, मालिकों के जो परंपरागत दृष्टिकोण थे ना उनको वो परिवर्तन किया, कार्मिकों के और मालिकों के भी, कि भाई ये प्रॉब्लम है। क्योंकि जब श्रमिक काम करते हैं ना, तो श्रमिक काम करते हैं उसमें बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। कभी कभी फैक्ट्री में काम करते करते उनको मतलब उसके पैरों में भी छाले पड़ जाते थे, बहुत वो बीमारी हो जाती थी, वो भी ध्यान नहीं रखा जाता। अब मालिक और श्रमिक के बीच में बहुत दूरी थी, और उसमें दूरी को मिटाने के लिए उन्होंने बहुत सारे ये परिवर्तन लेके आए थे। तो इस परिवर्तन को ही मौन क्रांति कहते हैं, मानसिक क्रांति भी कहते हैं, और ये सबसे पहले अमेरिका में ही आई थी, ये ध्यान रखना। टेलर के अनुसार कार्मिक एवं प्रबंधन को अपनी मनोवृत्ति को बदलते हुए समझना होगा कि उसके पारस्परिक एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक हैं। ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंधन के उचित प्रयोग के लिए मानसिक क्रांति शब्द को सही माना। मानसिक क्रांति औद्योगिक क्रांति के जीवन का रक्त है, और मानसिक क्रांति वैज्ञानिक प्रबंधन आंदोलन का सहारा है, ये सहारा है, ठीक है। और ये सब मानसिक क्रांति का सर्वप्रथम अमेरिका में टेलर द्वारा लाई गई थी, और अमेरिका में मिडबेल कंपनी में काम करता था टेलर की एक पुस्तक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है, 20वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है टेलर की। तो ये आप नोट डाउन कर लेना, जो इम्पोर्टेंट बोल रही हूँ वो नोट डाउन कर लेना, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा फायदा होगा। प्रिंसिपल ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट 1912 से 20 के बीच में लिखी गई थी, और ये सिद्धांत कब आया था, 1910 में आया था। ये सिद्धांत आया था 1910 में आया था, और 12 से लेके 20 तक की किताब छप चुकी थी। प्रिंसिपल ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट। ओके, ये हो गया आपका FW टेलर। अब सेकंड वाला सिद्धांत है प्रशासनिक विचारधारा का सिद्धांत। प्रशासनिक विचारधारा हेनरी फ्योल द्वारा दिया गया है। ये परंपरागत सिद्धांत है। हेनरी फ्योल फ्रांस का एक माइनिंग इंजीनियरिंग था, फ्रांस का था और माइनिंग इंजीनियरिंग था, ये ध्यान रखना। ये हेनरी फ्योल और फ्रांस, ये ध्यान रखना। और टेलर अमेरिका का। पुस्तक भी ध्यान रखना, इनकी पुस्तक है जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट 1960। ये पुस्तक भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पुस्तकों के बारे में पूछ लेते हैं। जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट 1960 है। इन्हें शास्त्रीय विचारधारा के जनक भी कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है, हेनरी फ्योल को, ठीक है। औद्योगिक संस्थाओं को इन्होंने 6 प्रकार की क्रियाओं में बांटा था, अलग अलग क्रियाएं थी। तो कौन कौन सी क्रियाएं थी हेनरी फ्योल की? 6 क्रियाएं थी जो अलग अलग प्रकार से थी। ये देखिए, तकनीकी क्रियाएं, वाणिज्य क्रियाएं, वित्तीय क्रियाएं, सुरक्षा क्रियाएं, लेखांकन क्रियाएं और प्रबंधकीय क्रियाएं। तकनीकी, वाणिज्य, वित्तीय, सुरक्षा, लेखांकन और प्रबंधकीय क्रियाएं इंपॉर्टेंट है, आप खुद देख लेना, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आ जाए कि हेनरी फ्योल द्वारा बताई गई कौन सी क्रियाएं नहीं है। आपको दे दिया तकनीकी, दे दिया वाणिज्य, दे दिया वित्तीय, दे दिया शिक्षक या कार्यात्मक इकाई, ये है क्या? तो ये ऐसे करके जिग जैग में क्वेश्चन दे सकते हैं, या फिर हाँ ना में क्वेश्चन दे सकते हैं। हेनरी फ्योल ने प्रबंध में किए गई क्रियाओं पर ध्यान देने की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रबंध की क्रियाओं पर, ये मिस्टेक हो गई था, इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट इन्होंने ना, ये मिस्टेक हो गई, प्रबंध की क्रिया है ना, ये ऊपर लिखा हुआ है ये वाला। तो हेनरी फ्योल ने सबसे ज़्यादा प्रबंध की क्रियाओं पर ज़्यादा जोर दिया है, क्योंकि उसके अनुसार प्रबंध के क्रियाओं के 5 तत्व या कार्य में विभाजित किया जा सकता है। ये इम्पोर्टेंट है उसके, ये प्रबंध की क्रियाएं है ना, इसको भी इन्होंने 5 प्रकार से बांटा है, और इसमें से भी क्वेश्चंस बनता है 5 प्रकार के POCC। इसकी फुल फॉर्म बताऊंगी मैं आपको।
पीओसीसी से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। 5 प्रकार की क्रियाएं कौन कौन सी हैं ये भी आपको पता होनी चाहिए। देखिए पहली है पी फॉर प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइज संगठन, फिर कमांड करना, फिर है कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय बनाना, और फिर कंट्रोल यानी नियंत्रण करना। तो इसमें से क्वेश्चन कैसे बनता है, वहाँ पे ऐसे पूछ लेगा आपसे कि यह लास्ट वाला सी का मतलब क्या है, या फिर ये सी का मतलब क्या है, या इस सी का मतलब क्या है, ऐसे पूछ सकते हैं। या फिर यहाँ पे कंट्रोल डाल इसकी सीक्वेंस पूछ सकते हैं। ये सीक्वेंस ऐसी है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइज, कमांड, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन 3rd नंबर पे आएगा, सी का 3rd नंबर। कमांड पहल करना, कोऑर्डिनेशन समन्वय, कंट्रोल यानी नियंत्रण। ये क्वेश्चंस बना हुआ है, जिन्होंने यूजीसी नेट की तैयारी की है, नेट जेआरएफ की, उसको पता होगा कि किस तरह से क्वेश्चंस बनता है। हेनरी फ्योल ने प्रबंधन के 14 सिद्धांत दिए हैं। कौन कौन से दिए हैं? कार्य विभाजन का सिद्धांत, अधिकार एवं उत्तरदायित्व का सिद्धांत, अनुशासन की सिद्धांत, आदेश की एकता का सिद्धांत, निर्देश की एकता का सिद्धांत, व्यक्तिगत हित की तुलना में संगठित हित को महत्व दिया है। ये हमेशा ध्यान रखना, संगठित हित को। पारिश्रमिक केंद्रीकरण, पद सोपान का सिद्धांत, पहल का सिद्धांत, समता का सिद्धांत, दलीय भावना का विकास, कर्मचारी में भर्ती स्थायी तत्व के रूप में होनी चाहिए, और संगठन में प्रत्येक कार्य क्रमबद्ध रूप से होने चाहिए। ये सिद्धांत में पूछ सकते हैं कि वे 14 सिद्धांतों में कौन सा है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट सिद्धांत है आदेश की एकता का सिद्धांत। आदेश की एकता का सिद्धांत, क्योंकि आदेश की एकता का सिद्धांत मैं इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि आदेश की एकता के सिद्धांत का जनक किसको माना जाता है? हेनरी फ्योल को माना जाता है। आदेश की एकता के सिद्धांत का जनक हेनरी फ्योल है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप ध्यान रखना, ये हर कोई नहीं बताता है। आप है ना, इसमें से क्वेश्चन आ चुका है और ये क्वेश्चन अच्छा है ना। आदेश की आता नहीं, आदेश एक ही व्यक्ति दे सकता है, ठीक है। और निर्देश की एकता का मतलब है कि प्रत्येक शाखा है ना, जो अलग अलग शाखा है, ब्रांच है, उनका अलग अलग डायरेक्टर होगा, वो निर्देश देगा, और मैन उनका अलग हेड होगा, वो देगा। इसमें ये 2 ही इम्पोर्टेंट है। और एक है आपका हायरार्की, पद सोपान का सिद्धांत भी है इसमें। अधिकार, उत्तरदायित्व, कार्य विभाजन का सिद्धांत, हायरार्की है ना, पद सोपान का सिद्धांत है शायद ये, कार्य विभाजन ना, इसमें सही एक है सिद्धांत पद सोपान का सिद्धांत। पद सोपान के सिद्धांत में क्या आता है? हायरार्की बोलते हैं। ये क्या करते हैं कि कार्य का विभाजन करते हैं ना, तो कार्य का विभाजन इस तरह से करते हैं, आदेश देते हैं। एक तो ऊपर से नीचे तक, वो नीचे से ऊपर तक जाता है आदेश, तो ये आदेश ऊपर से नीचे तक जाता है, और कुछ आदेश होते हैं जो ऊपर से नीचे आते हैं। तो इससे है ना, इसे गैंग प्लैंक भी बोलते हैं ना, गैंग प्लैंक, ये ध्यान रखना, गैंग प्लैंक। कभी कभी क्वेश्चन ये नेट में ऐसे पूछ सकते हैं ना कि भाई गैंग प्लैंक किससे रिलेटेड है? गैंग प्लैंक, तो ये शब्द किससे रिलेटेड है? क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं। तो ये क्या है? ये पद सोपान का सिद्धांत है, और किससे रिलेटेड है? हेनरी फ्योल से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसे उचित प्रक्रिया का सिद्धांत भी कहा जाता है। नहीं, कार्य में देरी रोकनी है तो कार्य जल्दी करवाना, तो कहते हैं ऊपर से ऑर्डर आया है, तो ऊपर से ऑर्डर आया, ये वही कारण है, ये वही है। तो थैंक यू, वॉच माय वीडियो, एनालिसिस करें, पूरा देखें, कैसा लगे फीडबैक भी दे, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।